बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, ये कल हमने स्टार्ट किया था लिपिड्स का टॉपिक। लिपिड्स की डेफिनेशन की थी कि ये ऑर्गेनिक मालिक्यूल्स होते हैं जो नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, जिस तरह ऑयल होता है। ऑयल लिपिड की के अंदर ही आते हैं, ऑयल और फैट। तो ये नॉन पोलर इन नेचर है कि ये पानी में हल नहीं होते, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। और जनरली इसमें ये होता है, जो हमने लास्ट टाइम पीछे एस्टर लिंकेज आपको याद होगी पढ़ी थी, कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ फिर ऑक्सीजन जुड़ी हो, एक कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो, तो उस लिंकेज को हम एस्टर का नाम देते हैं। तो जो एस्टर लिंकेज है लिपिड्स के अंदर, वही लिंकेज में जैसे यहाँ पे देखें ना, ये सी डबल बॉन्ड हो और साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ भी आगे कार्बन जुड़ी है और इस कार्बन के साथ भी कार्बन है। तो ये जो फंक्शनल ग्रुप है, ये जो आप नजर आ रहा है, इसको हम नाम देते हैं एस्टर का। तो एस्टर की जो लिपिड्स होते हैं, ये असल में एस्टर के एस्टर ही होते हैं, जो फैट की शक्ल में या ऑयल की शक्ल में, जिनके अंदर एस्टर की लिंकेज मौजूद होती है। ये एमसीक्यू के हवाले से भी आपने ध्यान में रखा। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की थी कि ये सिस्टम में कहाँ पाए जाते हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फिर हमने डिस्कस किया इसके सोर्सेज जो हैं, वो फैट्स और ऑयल्स के सोर्सेज क्या हैं। तो हमने कहा जानवरों से हमें फैट्स मिलती है और प्लांट से या मराइन एनिमल से हमें ऑयल्स मिलते हैं। और जो कंपोजिशन में हमने कहा था, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, फैट और ऑयल में क्या डिफरेंस है। तो हम कहते हैं जो फैट है उसके अंदर ये जो आर ग्रुप होता है ये सैचुरेटेड होता है, और जो ऑयल है उसके अंदर अनसैचुरेटेड होता है। नेक्स्ट आज हमारा जो नया टॉपिक जहाँ से हमने स्टार्ट करना है, ये है जी क्लासिफिकेशन। लिपिड्स की क्लासिफिकेशन क्या होती है। जिस तरह प्रोटीन्स की तीन क्लासेस बताएं थी, उसी तरह लिपिड्स की भी तीन है। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। पहला हम कहते हैं सिंपल लिपिड्स है ना, दीज आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स विद ग्लाइसिरोल। ये ग्लाइसिरोल है ना, ये वाला आपको ये स्ट्रक्चर बना था जिसमें तीन OH ग्रुप लगे, ये ग्लाइसिरोल। तो ग्लाइसिरोल जो फैटी एसिड से रिएक्शन करें तो तीनों OH ग्रुप के ऊपर तीन ये एसिड के पार्ट आके जुड़ गए, एस्टर लिंकेज बन गई, जिसको ट्राइग्लाइसराइड कहा था। तो ये सिंपल हमारे पास लिपिड्स बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉमन फैट और ऑयल इसी की क्लास में। दूसरा है कंपाउंड लिपिड्स। कंपाउंड लिपिड दीज कंटेन रेडिकल्स इन एडिशन टू फैटी एसिड्स एंड अल्कोहल एंड इंक्लूड ग्लाइसिरोल, फास्फोलिपिड्स, सफिंगोलिपिड्स, लिपोप्रोटीन्स एंड लिपोपोलीसैकेराइड्स। मतलब इसमें तीन OH है ना, तो तीन में से एक या दो के ऊपर तो इस तरह एसिड लिंकेज बनी होती है, लेकिन एक जो तीसरे वाला है उसके ऊपर या तो फास्फेट ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको फास्फोलिपिड कहते हैं, या ये जैसे प्रोटीन जुड़ी हुई तो लिपोप्रोटीन कहते हैं, या जैसे कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हो पॉलीसेकेराइड कोई, तो उसको फिर लिपोपॉलीसेकेराइड का नाम देते हैं। तीसरा हमारे पास है ड्राइव्ड आर एसोसिएटेड लिपिड्स। दे आर द हाइड्रोलाइटिक प्रोडक्ट्स ऑफ द अबव मेंशन। ये ऊपर वाले जो हैं, इन्हीं की हाइड्रोलिसिस अगर कर दी जाए तो फिर उसके बाद जो हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं, स्टीरोल्स जैसे विटामिन डी है, या टर्पीन्स बिलोंग टू दिस क्लास ऑफ लिपिड्स, वो भी इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। ये आगे इसका स्ट्रक्चर वैसे आ जाएगा, मैं आता हूँ। ये कोलेस्ट्रॉल है, लिपो, ये विटामिन डी था ना, लेकिन विटामिन डी का स्ट्रक्चर उसने नहीं दिया इधर। चलो, हो गया। तो एक तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका बन गया कि जो है ना लिपिड्स की क्लासिफिकेशन बता दें। तो हमने तीन बता दी। इसमें एमसीक्यू में भी ये याद रखना है कि फैट ऑयल ऑयल जो है वो सिंपल लिपिड्स हैं, फास्फोलिपिड्स, स्पिंगो, लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन ये जो कंपाउंड है, और विटामिन डी जैसे या स्टीरोल्स हैं ये कंपाउंड लिपिड्स, सॉरी ड्राइव्ड और एसोसिएटेड लिपिड्स। उसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स। पीछे हमने बात की थी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिपिड। ये जो तीन चार पॉइंट बात किए थे, ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स थी कि उनकी प्रॉपर्टीज। ये पहले पॉइंट में हमने सॉल्युबिलिटी बताई थी, दूसरे में हमने उसकी कंपोजिशन बताई कि उसमें क्या क्या मौजूद होते हैं, तीसरे में हमने उसका बताया कि यूज़ क्या होता है, प्लांट या एनिमल्स हैं वो किस मकसद के लिए यूज़ करते हैं। तो वो एक जनरल प्रॉपर्टी।
अब वो बात कर रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिपिड्स। लिपिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? उसमें हमारे पास पहला है ऑयल्स एंड फैट्स मे आइदर बी लिक्विड्स और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। ऑयल और फैट जो है वो या तो लिक्विड होते हैं या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। तो ऑयल लिक्विड की शक्ल में होते हैं और फैट आपको पता है वो सेमी सॉलिड या नॉन अमरफस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की शक्ल में। When pure they are colorless, odorless and tasteless। जब ये 100% प्योर होते हैं, इनमें कोई चीज़ मिक्स ना की हुई हो, तो ये कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है, जब पानी होता है। ये ऑर्डरलेस होते हैं, कोई स्मेल नहीं होती। ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट भी नहीं होता। लेकिन हम जो घरों में ऑयल वगैरह यूज़ करते हैं, ये घी यूज़ करते हैं, उसका तो टेस्ट भी होता है, उसका कलर भी है, उसकी स्मेल भी है। तो इसका मतलब वो प्योर नहीं है, वो प्योर लिपिड्स नहीं है, बल्कि उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिक्स की हुई है, कंपोजिशन उसमें ऐड की खुशबू के लिए, और विटामिन वगैरह ऐड किए होते हैं वगैरह वगैरह। तीसरा, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में हल नहीं होते। रेडिली सॉल्व ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, जैसे डाइथाइल ईथर वगैरह, एसीटोन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, कार्बन डाइसल्फाइड है, इनमें हल हो जाए। दे रेडिली फॉर्म एमोलियंस व्हेन एजिटेटेड विद वाटर। पानी के साथ ये एमोलियन बनाते हैं। तो हल नहीं होते ना, नॉन पोलर है, पानी में हल तो होते नहीं है, लेकिन एमोलियन जो है ना वो सस्पेंडेड फॉर्म में हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोप और अदर एमोलियन। अच्छा, अब ऑयल पानी में हल तो होता नहीं, वो तो बिल्कुल एक अलग लेयर बना लेता है ना। पानी नीचे होता है और ऑयल बिल्कुल उसके ऊपर है, एक अलग सेपरेट लेयर बना रहा होता है। ऑयल और पानी के दरमियान यानी कोई मिक्सिंग नहीं होती। लेकिन अगर हम उसके अंदर सोप डाल दें, तो सोप आपको पता है सोप के दो पार्ट है, एक पोलर और एक नॉन पोलर है। पोलर पार्ट तो पानी में हल हो जाएगा, लेकिन जो नॉन पोलर पार्ट है वो पानी में हल नहीं होगा। वो क्या करेगा, वो ऑयल को अपने साथ अटैच कर लेगा। अब आपका सोप, आपको पता है सोप के मॉलिक्यूल कैसे पानी के अंदर घुस जाते हैं और आपके कपड़ों की मैल शैल को साफ करते हैं। तो ये नहीं, आप उसको आप ये नहीं कह सकते कि जो साबुन है वो ऊपर तैर रहा है और पानी बिल्कुल साफ नीचे, ऐसे नहीं होता, बल्कि पानी के अंदर ही साबुन घुसा हुआ होता है। बिल्कुल उसी तरह जो ऑयल की एक अलग लेयर बनी हुई थी, पहले लेयर बनी थी, लेकिन अब क्या होगा, तो सोप के जो मालिक्यूल्स हैं वो नॉन पोलर पार्ट ऑयल के मालिक्यूल्स के साथ इंटरेक्शन शो कर लेगा, पोलर पार्ट पानी के साथ कर लेगा, जिसकी वजह से ऑयल जो है वो एक लेयर बनाने की बजाय पानी के साथ ना इंटरेक्शन करना ही उसके अंदर घुसना शुरू हो जाएगा, तो वो एक एमोलियन बन जाता है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर है, देयरफॉर सर्व एन एक्सीलेंट इंसुलेटर फॉर द एनिमल बॉडी। जो एनिमल होते हैं, आप देखें ना, जो सर्द इलाके होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा खाल लगी होती है, या उसके ऊपर लिपट फैट की वो लेयर होती है, उसके ऊपर फिर खाल शाल बनी होती है। उसकी वजह है कि उनको सर्दी से बचाया जा सके। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज का भी शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, इंपॉर्टेंट नहीं है बहरहाल। क्लासिफिकेशन वाला शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू था, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैट और ऑयल्स का डिफरेंस, फैट और ऑयल के सोर्सेज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट कह लें आपके बन जाते हैं एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद आता है आपके पास जी केमिकल प्रॉपर्टीज। ये यहाँ से को 8-10 से मेरे ख्याल है 8 के 3 4 5 6 7 7 है, एसिड नंबर तक। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं आप, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते ही नहीं है, तो शॉर्ट क्वेश्चन ही बनते हैं, तो या एमसीक्यू हैं। तो ये जितने भी आप डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी, ये सारे आपके शॉर्ट क्वेश्चन है। सर ये जी जी सर ये आपके पास इसकी पिछले साल की पेयरिंग स्कीम पड़ी हुई है? हाँ जी, हाँ जी, पढ़ी बिल्कुल। हाँ जी, वो भी सेंड कर दे ग्रुप में, तो उससे अंदाजा हो जाएगा। चलो ठीक ठीक होगा, मैं कर दूँगा। ठीक होगा, थैंक यू सर। ओके। अच्छा, अब ये जो हमारे पास जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, इसमें फर्स्ट आपका पॉइंट है हाइड्रोलिसिस। लाइसिस का मतलब होता है ना ब्रेकेज, टूटना, और हाइड्रो आपको पता है पानी को कहते हैं। तो हाइड्रोलाइसिस मीन वाटर की ब्रेकेज है, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें पानी के मालिक्यूल टूट जाए, और पानी के मालिक्यूल टूटेगा तो एक H+ आयन देगा, एक OH- आयन देगा, क्योंकि H और OH के मिलने से तो वाटर बना होता है। तो H+ आयन और OH- आयन में वाटर का टूट के कन्वर्ट हो जाना, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोलिसिस।
एक होती है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का तो आपको पता है कि वो उसमें ना इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होती है, बिजली हमें चाहिए होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो फिर वो इलेक्ट्रॉन की मदद से मॉलिक्यूल्स टूटते हैं और इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस होता है। एक एनोड होता है, कैथोड होता है। जो हाइड्रोलिसिस होती है इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए, इसमें हमें हीट चाहिए होती है। या अगर आप सिंपल करें ना, फिजिकली लेबॉर्ट्री में कार्य होते हैं ना, तो फिर लेबॉर्ट्री में हम पानी के साथ ना एक कोई एसिड ऐड करते हैं या बेस ऐड करते हैं जिस मालिक्यूल की, जैसे यही ले लें, ये ट्राईग्लाइसराइड है ना, तो ट्राईग्लाइसराइड से अगर आपने इसकी हाइड्रोलिसिस करनी है तो फिर इसमें हम जैसे ये स्पोनिफिकेशन वाले रिएक्शन में देखें ना, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डालिए, तो बेस डाल दें या एसिड डाल दें और हीट करें, हीट करना पड़ता है, तो फिर जाके ये मालिक्यूल टूट जाते हैं। जैसे ये वाला मालिक्यूल ब्रेक डाउन हुआ और ये उसके दो प्रोडक्ट आ गए। यही सेम प्रोडक्ट यहाँ पे भी हैं उसी तरह, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है ना, लाइपेज एंजाइम लिखा हुआ, यानी बॉडी के अंदर जो जानवर या पौधे वगैरह उनकी बॉडी के अंदर जो लिपिड्स होते हैं ना, वो उनकी जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो एंजाइम कर रहे होते हैं, और वो एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं उसको नाम देते हैं लाइपेज का। लाइपेज लिपिड से निकला ना, कि लिपिड की हाइड्रोलिसिस के लिए जो एंजाइम आ रहा है उसको लाइपेज कहते हैं। आगे आएगी बात। लाइपेज जो एंजाइम्स होते हैं इनके नाम अमूमन इसी तरह रखे जाते हैं, या तो वो जिस चीज़ के ऊपर एक्शन कर रहे हैं उसकी बेस पे नाम रख देते हैं, या जो एक्शन कर रहे होते हैं। मसलन जैसे ये अब हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ना, तो इसका नाम हाइड्रोलेज भी हो सकता है, हाइड्रोलेज, हाइड्रोलिसिस करने वाला एंजाइम। ठीक, एंड पे एज लगा देते हैं ना, ये ए ऐसी एज लगा देते हैं। बाकी नाम जो पहला पार्ट होता है वो किसी रेफरेंस की वजह से आ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास है, तो पहला हमारे पास डिस्कस आता है हाइड्रोलिसिस का। ये उसने लिविंग सिस्टम में लाइपेज एंजाइम की मौजूदगी में ये कर रहा है। ये एमसीक्यू पास पेपर में आया था, शायद एक्सरसाइज में भी हो, कि लिपिड्स की हाइड्रोलिसिस किस की मौजूदगी में होती है, कौन से एंजाइम की मौजूदगी में। तो एक लाइपेज था, यूरिएज था, उसी तरह आपका आता है ना साइबेज था, तीसरे दो एक ऑप्शन और थी, तो चारों में से हमने लाइपेज को टिक करना था। अच्छा, अब एक पॉइंट तो ये हो गया, हाइड्रोलिसिस आपको समझ आ गई कि पानी के मालिक्यूल को टूट के H+ और OH में बदल जाना, ये हाइड्रोलिसिस है। अच्छा, अब हाइड्रोलिसिस जिस मालिक्यूल की होती है वो भी टूट के दो हिस्सों में बदल जाता है। एक हिस्से के साथ वो पानी की तरफ से जो हाइड्रोजन आ रही है वो जुड़ जाती है, और दूसरे हिस्से के साथ पानी की तरफ से जो OH आ रहा है वो जुड़ जाता है। तो H और OH के जुड़ने की वजह से फिर उसको हम नाम देते हैं, वो जो मालिक्यूल आपका जुड़ते हैं वो फिर दो अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। अब जैसे यहाँ देखें कि ये ट्राईग्लाइसराइड है, इसकी हाइड्रोलिसिस हुई तो ये ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड में बदल गया। अगर मैं थोड़ा सा इसको पीछे ले जाऊँ ना, कल के आपकी जो हमने पढ़ा था, ये रिएक्शन पढ़ा था कि ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड जब आपस में जुड़े थे ना, तो हमने बात किया था कि इस अल्कोहल OH जो है इसकी तरफ से हाइड्रोजन आई, और इस जो एसिड है फैटी एसिड इसकी तरफ से OH आया, तो OH और H मिल के वाटर बन गया, और ये दोनों आपस में जुड़ के ये लिंकेज बन गई। अब हम रिवर्स चल रहे हैं, रिवर्स मतलब हम दोबारा वापस इसको तोड़ रहे हैं, और जो ऑक्सीजन हैं उनको वापस H दोबारा वापस दे रहे हैं, और वो फिर वापस ग्लाइसिरोल में बदल जाते हैं, और ये जो C डबल बॉन्ड है उसको दोबारा OH दे देते हैं, और वो वापस फैटी एसिड में बदल जाता है। तो ये उसी रिएक्शन का रिवर्स है ना, उल्ट है कि ट्राईग्लाइसराइड की हाइड्रोलिसिस जब होती है लाइपेज में, तो वापस जो उसके रिएक्टेंट थे ग्लाइसिरोल और फैटी एसिड उसमें बदल जाता है। अच्छा, दूसरा अब शॉर्ट क्वेश्चन है स्पोनिफिकेशन वाला, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट ये सारे हाइड्रोलिसिस का शॉर्ट क्वेश्चन भी पास पेपर में है, और ये स्पोनिफिकेशन वाला भी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है चैप्टर का। स्पोनिफिकेशन जैसे नाम से, ये सोप बनाने का जो अमल है ना उसको स्पोनिफिकेशन है, यानी फैट और ऑयल को हम यूज़ करते हैं और उससे सोप बनाते हैं, साबुन बनाते हैं। इस प्रोसेस को हम स्पोनिफिकेशन का नाम देते हैं। ये शायद मैट्रिक में प्रैक्टिकल भी था, हमने तो किया था, आपके आप पता नहीं आपने करके आएंगे नहीं। तो उसमें हम ना चर्बी लेके आए थे, फैट जो होती है ना वो लेके आए थे, फिर उसमें हमने बेस डाला और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया, बर्नर के ऊपर लगा दिया, उसको हीट किया काफ़ी देर। जब बेस की मौजूदगी में हमने हीट किया तो फिर उसके अंदर से ये साबुन जो है ना वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए। 1-2 घंटे का रिएक्शन होता है, उसके बाद फिर वो साबुन बनना शुरू हो जाता है। तो असल में रिएक्शन जो ऊपर वाला सेम वही है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ था एंजाइम, तो एंजाइम की वजह से वो रिएक्टेंट आए, लेकिन यहाँ पे बेस, बेस की वजह से जैसे यहाँ ग्लाइसिरोल है यहाँ भी ग्लाइसिरोल है,
यहाँ एसिड बना बना यहाँ भी एसिड ही था, लेकिन बेस आपको पता है वो एसिड के साथ रिएक्शन करती है और साल्ट बना देती है। तो असल में वो जो एसिड बना है ना, फैटी एसिड बना था, उसने इसी बेस के बचे हुए मालिक्यूल जो थे या उनके साथ रिएक्शन किया और रिएक्शन करके क्या बना दिया, वो साल्ट बन गया। ये जो साल्ट बना हुआ है ना फैटी एसिड का सोडियम साल्ट है, सोडियम साल्ट ऑफ फैटी एसिड। वर्ड याद है, साल्ट है, फैटी एसिड का साल्ट है, किसके साथ, सोडियम के साथ, इसी को सोप का नाम देते हैं। ठीक है, ये ऊपर भी लिखा हुआ है कि ऑयल विद एन अल्कली टू फॉर्म सोप। सोप क्या है, साल्ट ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड का सोडियम या पोटेशियम का जो साल्ट होता है उसको हम सोप का नाम देते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन होता है स्पोनिफिकेशन क्या है, आपने बता दिया कि ये वो प्रोसेस है जिसमें हम फैट ऑयल की अल्कली की मौजूदगी में हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो हमारे पास सोडियम साल्ट और फैटी एसिड मिलते हैं जिसको हम सोप का नाम देते हैं। ये प्रोसेस का नाम हो गया सोप बनाने का। उसके बाद है जी हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। ऑयल आपको पता अभी बताया कि वो लिक्विड्स थे ना, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होता है, वो लिक्विड होते हैं। वो क्यों लिक्विड होते हैं कि उनके अंदर अनसैचुरेशन होती है, डबल बॉन्ड्स होते हैं ना, डबल बॉन्ड्स की वजह से नंबर ऑफ एटम थोड़े हैं, नंबर ऑफ एटम थोड़े हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी थोड़ी हैं, जिसकी वजह से वो लिक्विड फॉर्म है। लेकिन जो फैट हमने पढ़ी थी उसमें डबल बॉन्ड्स नहीं होते, वो सारे स्टेट चेन होते हैं, सैचुरेटेड होते हैं, और जिसकी वजह से नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ज़्यादा, नंबर ऑफ एटम ज़्यादा होने की वजह से लंडन फोर्सेस ज़्यादा, उनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा, इसलिए जो फैट्स होती हैं वो सेमी सॉलिड टाइप होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है कि हमने एक ऑयल को, हार्डनिंग का मतलब ऑयल को फैट में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। ये रिएक्शन शायद आपने मैट्रिक में पढ़ा हो, अल्कीन की हाइड्रोजनेशन करते हैं ना, डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करते हैं निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो हाइड्रोजन आती हैं, जैसे 3 मालिक्यूल हाइड्रोजन क्या है या 3 डबल बॉन्ड है ना, तो 3 H2 आए हैं, एक हाइड्रोजन इस ये डबल बॉन्ड वाली 2 कार्बन जो है, एक हाइड्रोजन उस कार्बन के पास, एक हाइड्रोजन उस कार्बन के पास, और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाता है। इसी तरह तीनों में 3 है मालिक्यूल है, तीनों में ऐड हो गए, सारे डबल बॉन्ड सिंगल हो गए, तो नंबर ऑफ एटम ज़्यादा हो गए, इंटरमोलर फोर्सेस ज़्यादा हो गई, तो ये फैट में बदल गया, सेमी सॉलिड हो गया। पहले ऑयल था, लिक्विड फॉर्म में था, अब फैट बन गया, सेमी सॉलिड टाइप बन गया, उसको हम नाम देते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स। तो शॉर्ट क्वेश्चन होता है हार्डनिंग ऑफ ऑयल से क्या मुराद है, तो हम कहते हैं कि जी फैट ऑयल जो है उसको हाइड्रोजनेशन करके, हाइड्रोजन ऐड करके उसको फैट में बदलते हैं, इस प्रोसेस को हार्डनिंग ऑफ ऑयल्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, इसका यूज भी है, ये तो हो गया ना प्रोसेस के समझ आ गया आपको। अच्छा, अब इसका यूज क्या है, दिस रिएक्शन यूज कमर्शियली टू हार्डन वेजिटेबल ऑयल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल घी और मार्जरीन। यानी ऑयल हमें मिलता है प्लांट्स वगैरह से, तो ऑयल ही मिलता है ना, तो ऑयल लेके फिर उसको घी में बदल लेते हैं, ठीक है, हाइड्रोजनेशन करके। और हार्डन्ड ऑयल्स आर आल्सो एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर मेकिंग सोप एंड कैंडल। सोप और कैंडल बनाने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो हार्डन्ड ऑयल यानी फैट्स की शक्ल में जो आते हैं उनको यूज़ करते हैं सोप बनाने के लिए या कैंडल बनाने के लिए। असल में ये है ना, जैसे पीछे सोप में आपने बात की, तो ये सोप में जो ये होता है ना, साल्ट होता है सोडियम का या पोटेशियम का, फैटी एसिड का, तो जो फैटी एसिड है ना ये असल में क्या होते हैं, ये एलिफैटिक एसिड्स होते हैं। मतलब इनमें ये जो आर ग्रुप है ना, ये एलिफैटिक होता है। एलिफैटिक हम चले वो अभी पढ़ा नहीं आपने, चैप्टर नंबर 8 हमारा उसमें पढ़ेंगे। तो और ये सैचुरेटेड होता है, सैचुरेटेड मतलब इसमें डबल बॉन्ड कोई नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड होंगे ना सारे, वो उसको फिर फैट के नाम से, फैटी एसिड का नाम भी बोला जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है स्पोनिफिकेशन नंबर। स्पोनिफिकेशन तो आपने पढ़ लिया ऊपर प्रोसेस, स्पोनिफिकेशन क्या होती है। अब है स्पोनिफिकेशन नंबर के, अगर आपके पास फैट या ऑयल हो तो उसको, उसका हमने सोप बनाना है, तो कितने ही उसमें मैं बेस डालूं। स्पोनिफिकेशन नंबर क्या बताता है कि मेरे पास 10 ग्राम फैट है या 20 ग्राम फैट है या 1 किलोग्राम फैट है, तो इससे मैंने सोप बनाना है, तो इसमें कितनी मैं ग्राम जो है वो बेस डालूं, कितने ग्राम अल्कली डालूं। ठीक हो, तो यहाँ पे वो कह रहा है इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मिलीग्राम्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के मिलीग्राम कितने रिक्वायर हैं, किसके लिए,
टू स्पोनिफाई 1 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल, 1 ग्राम फैट या ऑयल का आपने 100 बनाना है, उसके लिए आपको कितने मिलीग्राम उसमें पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पड़ेंगे, ये उसके कहलाता है स्पोनिफिकेशन नंबर। ये नीचे उसने एग्जाम शॉर्ट क्वेश्चन आता है, डिफाइन डेफिनेशन है, साथ तो कहते हैं एग्जाम्पल देते, तो एग्जाम्पल भी आपने देनी, जैसे 1 मोल ऑफ ग्लाइसिरोल ट्राई पाल्मिटेट, जिसका मालिकुलर पाल्मिटिक एसिड होता है ना, तो उससे ये ट्राई पाल्मिटेट बना, उसका मालिकुलर वेट 807 होता है, ठीक हो गया। और इसको 1,68,000 1,68,000 मिलीग्राम ऑफ KOH चाहिए स्पोनिफिकेशन के लिए। ये तो 807 ग्राम को चाहिए ना, तो हमने तो मिलीग्राम में निकालना, सॉरी इतने मिलीग्राम तो बता दी उसने, लेकिन हमने 1 ग्राम के लिए निकाला, तो उसको फिर डिवाइड कर देते हैं, ठीक होगा। डिवाइड करेंगे तो नज़र निकल आता है कि 208 मिलीग्राम चाहिए 1 ग्राम फैट या ऑयल के लिए। यहाँ तो 807 ग्राम है ना, 807 मालिकुलर वेट है, तो फिर हो गया 807 ग्राम पर मोल। तो 807 ग्राम पर जो मोल है आपके पास है, उसके लिए तो इतनी चाहिए, तो 1 के लिए डिवाइड करके उसने निकाल लिया। तो ये MCQ में भी आप जहन में रखें, आया तो नहीं है लेकिन ज़रूर जहन में रखें कि कितने ये पाल्मिटेट जो है उसके लिए कितने मिलीग्राम चाहिए 1 मोल के लिए, और उसका या उसका स्पोनिफिकेशन नंबर कितना है, 208 है, इस हवाले से। या ये भी हो सकता है कि आपको MCQ इस तरह दे दिया जाए, कोई भी इस तरह फैटी एसिड दे, उसकी मॉलिक्यूलर मास बता दी जाए, जैसे ये ऊपर है ट्राई ग्लाइसिरोल ट्राई स्टीरेट है या ये ट्राई ओलिएट है, तो इनकी मॉलिक्यूलर मासेस डिफरेंट है, ठीक हो। तो वो डिफरेंट जो मासेस हैं वो आपको या मॉलिक्यूलर वेट बता दिया जाए और उसकी मिलीग्राम में बता दिया जाए, और आपको कहा जाए कि इसका स्पोनिफिकेशन नंबर बता दें, तो आप डिवाइड करके उसको बता सकते हैं। आया तो नहीं आज तक, वैसे मैं सारों को हो सकता है। रेंसिडिटी ऑफ फैट्स और ऑयल्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में भी है गालबन। अच्छा, रेंसिडिटी का मतलब होता है खराब हो जाना ना, फैट या ऑयल का खराब हो जाना। तो कहते हैं बाज़ दफ़ा आपने देखा होगा फैट या ऑयल या घी घरों में जैसे पड़ा पड़ा उसमें से अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो कहते हैं असल में होता ये कि उसके अंदर होते तो एस्टर्स वगैरह ना, तो एस्टर्स की जब हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो वो किस में बदल जाते हैं, अपने एसिड में और अल्कोहल में। यानी ये एस्टर्स होते हैं, एस्टर्स की हाइड्रोलिसिस होके यानी पानी में ऐड होके हाइड्रोलिसिस होके तो वो टूट जाते हैं, बदल जाते हैं अल्कोहल में और फैटी एसिड में, ठीक हो गया। नॉर्मली यानी एयर के इंटरेक्शन की वजह से हवा के अंदर कई चीज़ें मौजूद हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट आ जाता है, जो इसको ये हाइड्रोलिसिस का, पानी तो मौजूद ही मौजूद है, तो कुछ ना कुछ वो यानी इंटरेक्शन हो जाता है जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस हो जाती है, ठीक हो गया। तो उस हाइड्रोलिसिस की वजह से वो अल्कोहल में और एसिड में बदल गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है कि ये तो हो गया नॉर्मल, हवा के इंटरेक्शन की वजह से ये इस तरह कन्वर्ट हो गया ग्लाइसिरोल में और फैटी एसिड में। अब वो बात कर रहे हैं रेंसिडिटी, यानी खराब जो स्मेल है वो क्यों आती है। वो कहते हैं ये जो एसिड बना हुआ है ना, यानी उसकी हाइड्रोलिसिस की वजह से ये एसिड तो बन गया ना, अल्कोहल बन गया, एसिड बन गया। अब ये जो एसिड की या तो रिडक्शन हो सकती या अल्कोहल जो है ना इसकी ऑक्सीडेशन हो सकती। अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो तो हमारे पास अल्डिहाइड बनता है, ठीक है, या कीटोन बनती है। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्लासेस होती हैं। तो अब इस तरह मैं नाम ही बोल रहा हूँ कि अल्कोहल जो है उसकी ऑक्सीडेशन करें तो उसके साथ ऑक्सीडेशन की वजह से, बल्कि इसके मैं आपको स्ट्रक्चर भी शो कर देता ताकि ज़रा आइडिया हो जाएगा बेहतर। ये अभी आपने पढ़ा था कार्बन का, मैंने आपको नाम दिया था कि ये इस तरह जो ये जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है ना, ये वाला C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल। इस ग्रुप को क्या नाम देते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं, ठीक हो गया। इस कार्बोनाइल ग्रुप के
इस तरफ तो आपके आगे ना, ये मैं आर लगा रहा हूँ, आर का मतलब होगा कार्बन ना चेंज, जैसे ये ग्रुप नहीं, मिथाइल इथाइल फिनाइल, इस तरह कोई भी ग्रुप हो सकता है, लॉन्ग चेन हो सकता है। ये आर ग्रुप, एक तरफ आर ग्रुप लगा हो, कार्बोनाइल के एक तरफ आर ग्रुप लगा हो। दूसरी तरफ आपके पास अगर यहाँ पे आ जाए हाइड्रोजन, क्या हो, हाइड्रोजन, तो इसका नाम है अल्डिहाइड। अगर आ जाए हाइड्रोजन तो इसका नाम है, इस ग्रुप का नाम आ जाता है अल्डिहाइड। ये जनरल नाम है ना, क्लास जिसे हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ये आर ग्रुप की नाम चेंज होते जाएंगे, मतलब एक कार्बन, दो कार्बन, तीन के, ये चेंज होती जाएंगी तो कंपाउंड बदलता जाएगा। लेकिन क्लास कौन सी, जिसे आप कहते हैं अल्केन्स हैं, अल्कीन एक क्लास है ना। अब अल्केन के अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे अल्केन है, यानी नंबर ऑफ कार्बन चेंज हो रही है तो उनके नाम भी बदल रहे हैं, कंपाउंड बदलते जा रहे हैं, लेकिन क्लास कौन सी है, अल्केन है। इसी तरह अल्कीन में आपने इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन पढ़ा। इस तरह अल्काइन में तो वही एक क्लास अल्डिहाइड की है, लेकिन कार्बन की नंबर ऑफ एटम चेंज होते जाएंगे कार्बन, तो वो कंपाउंड का नाम बदलता जाएगा। अच्छा, अब फिर ये वाला आपके पास आता है सेकंड वाला, ये कार्बोनाइल है, जो अगर यहाँ उसी कार्बोनाइल ग्रुप के इस तरफ हाइड्रोजन की बजाय आर ग्रुप ही आ जाए, यानी और कार्बन की चेन, एक कार्बन, दो, तीन, जितनी भी हो सके, तो फिर उसको नाम देते हैं कीटोन। फिर ये क्लास ऑफ कंपाउंड, जो कंपाउंड की क्लास बनती है वो कौन सी है, वो कीटोन की क्लास बनती है। ठीक है, ऊपर क्या था, ये आपके पास, इसको सामने रखते हैं, ये अल्डिहाइड हो गए जब हाइड्रोजन जुड़ी हो। जब इस तरफ आर आ जाए तो उसको कीटोन बोलते हैं। ठीक हो गई। अच्छा, फिर तीसरे नंबर पे अगर इसको मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूँ ताकि ना, ये हमारे पास अल्डिहाइड है, ये दूसरा फंक्शन जिसको हमने नाम कीटोन का दिया। ये तीसरा है कि अगर इस तरफ तो कार्बन है ना, कार्बन इस तरफ ओ एच आ जाए, ठीक हो, तो फिर इसको हम नाम देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। या फिर इस क्लास को हम नाम देते हैं जी कार्बोक्सिलिक एसिड का। और अगर इसी के ये जो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन खत्म हो जाए, उसकी जगह फिर उसकी जगह आर ग्रुप लग जाए, यानी दरमियान में ये सी डबल ओ हो, तो अभी हमने बात की थी, इसका नाम क्या था जी, एस्टर। इस क्लास का नाम क्या है जी, एस्टर। ठीक होगा, अभी जो हमने डिस्कस किया। अब मैं बात ये करना चाह रहा था जिसकी वजह से कि आपके पास जो है ना, जो अल्कोहल्स होते हैं, अल्कोहल आपने पढ़ा हुआ है, अल्कोहल हम कहते हैं कि आर चेन कोई भी हो और इस तरफ ओ एच ग्रुप लगा, इसको अल्कोहल कहते हैं। ठीक हो, अगर हमारे पास अल्कोहल हो, अब मैं सिर्फ नाम लिख के इसको कह रहा हूँ, कि अगर हमारे पास अल्कोहल हो, ठीक हो गया, तो अल्कोहल की ऑक्सीडेशन जब होती है ना, तो हमें अल्डिहाइड मिलते हैं, और अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अच्छा, अब ये इसको मैं सिंबल के तौर पे ऐसे शो कर रहा हूँ, ये जैसे है ना, ये एरो, ठीक है।
ये सिंबल होता है ना ऑक्सीडेशन के लिए, हम ये यूज़ करते हैं। तो अल्डिहाइड, अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो तो अल्डिहाइड, अल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो तो एसिड। ऑक्सीडेशन का उल्ट आप कहते हैं रिडक्शन होता है। ऑक्सीडेशन का उल्ट क्या होता है? रिडक्शन है। तो अगर मैं रिडक्शन के लिए एच यूज करते हैं रिडक्शन के लिए, तो अगर रिडक्शन हो तो एसिड की रिडक्शन हो तो अल्डिहाइड बन जाएगा, अल्डिहाइड की रिडक्शन होगी तो अल्कोहल बन जाएगा। अब बात हमारी जो हो रही थी वहां पे वो ये थी कि हमारे पास ये जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स हैं, ये जो कंपाउंड्स थे ये रेंसिडिटी में, जो हमने कहा बात कि जो लिपिड्स है उसका हाइड्रोलिसिस से तो बना ना, अल्कोहल बनी और एक फैटी एसिड बना हुआ। अब एयर में या तो इस एसिड की रिडक्शन हो जाती है जिसकी वजह से अल्डिहाइड बन जाता है, या इस ग्लाइसिरोल की जो अल्कोहल है इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है जिसकी वजह से अल्कोहल बन जाता है। तो इस ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की वजह से हमारे पास अल्कोहल्स या अल्डिहाइड्स भी हो सकते हैं। ठीक होगा। तो वो जो अल्डिहाइड्स या अल्कोहल्स बनते हैं उनकी वजह से, या कुछ फैटी एसिड जो बने हुए उनकी भी स्मेल होती है, तो वो फैटी एसिड्स की वजह से हमें जो है ना वो अजीब सी स्मेल आती है। तो फिर उस स्मेल की वजह से हम नाम देते हैं कि जनाब ये जो फैट या ऑयल है ना ये ख़राब हो, क्योंकि फैट ऑयल तो बेसिकली था ना कि उसके अंदर वो एस्टर वाली लिंकेज मौजूद हो, ये वाली जो लिंकेज है ये मौजूद हो। जब ये टूट के अपने इंग्रेडिएंट्स में चलेगी तो फिर तो आपका जो आपका है फैट या ऑयल है वो तो ख़त्म हो गया ना, कि उसकी तो लिंकेज जो उसकी बुनियाद है वही ख़त्म हो गई। तो रेंसिडिटी ऑफ फैट ऑयल से मुराद हम कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि फैट और ऑयल्स में से वो एक बड़ी अजीब सी यानी है ना वो स्मेल आना शुरू हो जाती है। और वो क्यों आती है? कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन या हाइड्रोलिसिस वगैरह की वजह से जो वहाँ पे फैटी एसिड बन जाते हैं या अल्डिहाइड्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से हमें वो स्मेल आ रही होती है और हम कहते हैं कि ये जो ऑयल है या फैट है ये ख़राब हो रही है या हो गई है। ठीक हो गई। उसके बाद है जी आयोडीन नंबर। आयोडीन नंबर हम कहते हैं द एक्सटेंट ऑफ अनसैचुरेशन इन अ फैट और एन ऑयल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ आयोडीन। अभी हमने बात की ना, जो ऑयल होते हैं उसमें डबल बॉन्ड्स होते हैं और फैट्स में डबल बॉन्ड्स नहीं होते या बहुत थोड़े होते हैं। मतलब फैट में एक डबल बॉन्ड हो तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऑयल्स में डबल बॉन्ड बहुत सारे होंगे, इस वजह से वो लिक्विड फॉर्म है। तो आयोडीन नंबर आपको ये बताता है कि ये जो आपके पास फैट है या ऑयल है इसके अंदर डबल बॉन्ड्स की प्रोपोर्शन क्या है, डबल बॉन्ड्स की तादाद क्या है, डबल बॉन्ड्स की रेशो क्या है। यानी हमें पता चल जाता है कि ये इस फैट या ऑयल में अनसेचुरेशन, या हमने मैट्रिक में भी टर्म पढ़ी होगी, अनसेचुरेटेड कहते हैं ना, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है ना कार्बन कार्बन में, उसको अनसेचुरेटेड बॉन्ड्स कहते हैं, अनसेचुरेटेड डबल बॉन्ड या अनसेचुरेटेड ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन जो सिंगल बॉन्ड होता है उसको सैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड हम कहते हैं जैसे सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है कि पानी में कोई चीज़ हल करते हैं और मजीद हल नहीं होगी तो आप कहेंगे ये सैचुरेटेड है। तो जब कार्बन सिंगल बॉन्ड बना चुकी होती है ना, तो और चार बॉन्ड तो उसके पूरे हो गए, अब और तो बॉन्ड वो बना नहीं सकती, इसलिए फिर उसमें और चीज़ हम ऐड नहीं कर सकते, इसलिए सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सैचुरेटेड बॉन्ड्स। और लेकिन डबल बॉन्ड या ट्रिपल को अनसैचुरेटेड इसलिए कहते हैं कि डबल बॉन्ड में हम हाइड्रोजन ऐड कर सकते हैं या कोई और चीज़ ऐड कर सकते हैं और वो सिंगल में बदल सकता है। इस तरह जो ट्रिपल बॉन्ड है उसमें ऐड कर सकते हैं तो ट्रिपल से डबल या डबल से सिंगल में हम बदल सकते हैं, इसलिए इनको फिर अनसैचुरेटेड बोलते हैं। तो आयोडीन नंबर फिर क्या बताता है जी कि इस फैट या ऑयल में अनसैचुरेशन कितनी है, डबल बॉन्ड्स हैं नहीं हैं, अगर हैं तो कितने ज़्यादा हैं कितने कम है, ये हमें आयोडीन नंबर बता देता है। ये एमसीक्यू में भी याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है। ये डेफिनेशन हम ये करते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ आयोडीन विच विल ऐड टू 100 ग्राम ऑफ फैट और ऑयल। 100 ग्राम फैट या ऑयल हम ले लें तो उसके अगेंस्ट आयोडीन के कितने ग्राम इस्तेमाल होते हैं, इसको हम नाम देते हैं आयोडीन नंबर का। और ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स वहाँ पे कितने, जितने ज़्यादा होंगे उतना आयोडीन नंबर ज़्यादा होगा। और ये लास्ट में एमसीक्यू दैट ग्लाइसराइड्स विद नो डबल बॉन्ड, जिन ग्लाइसराइड्स में डबल बॉन्ड होता ही नहीं है उनका आयोडीन नंबर क्या होगा, फिर ज़ीरो होगा, क्योंकि आयोडीन का मालिक्यूल वहाँ पे इंटरेक्शन नहीं करेगा, रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन यही है ना, मैं इसका रिएक्शन भी आपको आइडिया देता हूँ, रिएक्शन असल में हो क्या रहा है ना, कि आपके पास जो ये डबल बॉन्ड था इस तरह कार्बन कार्बन में इस तरह डबल बॉन्ड था, तो उसमें हमने क्या किया
आयोडीन ऐड कर दी, ठीक है। आयोडीन का मालिक्यूल ये होगा ना, I2 होता है ना, I2, आयोडीन का मालिक्यूल I2 है, ठीक हो। एक आयोडीन इधर ऐड होगी, एक आयोडीन इधर इस मालिक्यूल पे, और ये डबल बॉन्ड सिंगल हो गया, जिसे एडिशन रिएक्शन भी आप बोलते हो। यानी इसका प्रोडक्ट का जो स्ट्रक्चर बनेगा ना आपके पास, वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये भी है, ये है, यहाँ पे भी आयोडीन आ जाएगी, यहाँ पे भी आयोडीन आ जाएगी, और ये जो आपके पास है ना डबल बॉन्ड, ये सिंगल हो जाएगी, ठीक होगा, और आयोडीन दो आके जुड़ जाएंगे, ये स्ट्रक्चर होगा। तो जितने मालिक्यूल आयोडीन के इस्तेमाल होंगे उससे हमें पता चल जाएगा, आयोडीन जितनी इस्तेमाल हुई वहाँ से हम रिलेशनशिप निकाल लेते हैं कि वहाँ पे डबल बॉन्ड कितने मौजूद थे, ठीक है जी। इसको आयोडीन नंबर बोला जाता है। उसके बाद है जी एसिड नंबर लास्ट ये करते हैं जी अभी आज। एसिड नंबर हम कहते हैं कि एसिड नंबर ऑफ फैट और ऑयल टेल्स अबाउट अमाउंट ऑफ फ्री फैटी एसिड। अभी मैंने आपको बात की, जैसे हमने कहा कि एयर की ऑक्सीडेशन या हाइड्रोलिसिस की वजह, एयर में पानी तो होता है ना, वाटर वेपर होते हैं, वो आ गए, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह वो पानी से मिलकर एसिड बना देती है, थोड़ी बहुत गर्मी लगी, हीट लगी, जिसकी वजह से हाइड्रोलिसिस हो गया, एस्टर लिंकेज टूट गई, और वो अल्कोहल में यानी ग्लाइसरॉल में और फैटी एसिड में बदल गए। अब यहाँ पे जो पॉइंट था वो ये है कि ये फैटी एसिड कितने वहाँ मौजूद हैं फ्री शक्ल में, जितनी वो एस्टर लिंकेज ज़्यादा टूटी हुई होगी उतने ये वहाँ पे फ्री फैटी एसिड भी ज़्यादा होंगे। और ये हमें बताता है एसिड नंबर कि एसिड वहाँ पे फ्री फॉर्म में कितना है, फ्री फैटी एसिड कितने, जितने ज़्यादा होंगे उतनी वो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है, क्योंकि क्वालिटी तो एस्टर लिंकेज से है ना, और फ्री फैटी एसिड से तो कम होती है। लेकिन होते ज़रूर है, ये मौजूद होते हैं, एयर की चलता रहता है ये सिस्टम, लेकिन तादाद बहुत ना होने के बराबर होती है जब हमारी जो चीज़ है वो ठीक हो। लेकिन जब बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है, हम उसको टेम्परेचर हाई टेम्परेचर वगैरह देते हैं, या इस तरह कोई कंडीशन उसको मिल जाती है, ज़्यादा गर्मी में रख देते हैं, तो फिर ये टूट के फैटी एसिड ज़्यादा में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर वो ज़्यादा फ्री फैटी एसिड अगर मौजूद हो, इनकी तादाद ज़्यादा हो अमाउंट ऑयल में या आपके घी में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है सेहत के लिए। डिफाइन इसको इस तरह करते हैं कि इट इज़ द नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज 1 ग्राम ऑफ फैट। 1 ग्राम फैट या ऑयल आपके पास है, उसको न्यूट्रलाइज ही करना है ना, क्योंकि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है और वो एसिड है, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा तो न्यूट्रलाइजेशन होगी। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कितना इस्तेमाल, मिलीग्राम कितने इस्तेमाल हुए हैं उस फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये हमारे पास आ जाएगा एसिड नंबर। अब डेफिनेशन अगर आप देखें ना, तो एसिड नंबर में भी यही है कि नंबर ऑफ मिलीग्राम है क्यूएच के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 1 ग्राम फैट के अगेंस्ट। और जो स्पोनिफिकेशन था वहां पे भी नंबर ऑफ मिलीग्राम ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थे 1 ग्राम फैट। इसका मतलब क्या कहेंगे, स्पोनिफिकेशन नंबर और ये एसिड नंबर बराबर होंगे? नहीं, कि स्पोनिफिकेशन जो है ना, हमने एस्टर की लिंकेज को तोड़ना है, उसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है, उसके लिए हमें हीट देनी पड़ती है। तो वो जो हीट देनी पड़ती है, लेकिन जो आपका एसिड नंबर है उसके लिए हमें जो है वो हीट नहीं देनी पड़ती, वो सिर्फ हमने फ्री फैटी एसिड चेक करने होते हैं। तो वो मतलब हमने सिंपल रिएक्शन करें ना एसिड और बेस का, उसके लिए हीट देने की जरूरत नहीं होती, सिंपल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होता है, तो हम एसिड नंबर, फिर हमें एसिड नंबर मिलता है। लेकिन अगर हम हीट करें और हीट करके फिर उसको चेक करें कितनी ज़्यादा उसकी अमाउंट चाहिए, क्या चाहिए, तो फिर उसको हम नाम देते हैं स्पोनिफिकेशन नंबर, क्योंकि उसमें हमने सारे के सारी फैट को एस्टर लिंकेजेस को तोड़ना होता है हीट करके, और उसको सारे के सारे को बदलना होता है उसके अंदर, सोप के अंदर। तो इसलिए फिर हमें हीट देनी पड़ती है इस केस में। तो फ़र्क दोनों में ये याद रखना, दोनों सेम नहीं, डेफिनेशन सेम है, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्पोनिफिकेशन नंबर बताते हैं हमें हीट करनी पड़ती है सारी की सारी 1 ग्राम फैट या ऑयल को स्पोनीफाई करना होता है। लेकिन एसिड नंबर में हमने सिर्फ एसिड और बेस का रिएक्शन चेक करना, अगर वहाँ फ्री एसिड हुए तो रिएक्शन हो जाएगा, ना हुए तो नहीं होगा, ठीक होगा। चलें बस करते हैं इतना ही, बाकी फिर इसको ना एक्सरसाइज कल ही करेंगे, वो क्वेश्चन वगैरह ना कल दें।